ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे पटना से बड़ी खबर है, जहां गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गोदाम में रखे सिलेंडर ब्लास्ट होने से बचे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। टोली इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई थी और फायर ब्रिगेड की तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां यहां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है और तस्वीरों में देखिए फायर ब्रिगेड कर्मी जो हैं यहां पर पहुंचे थे और बताया ये जा रहा है कि बैग का रॉ मटेरियल, जो बैग का निर्माण होता है उसका रॉ मटेरियल रखा गया था और उसी में ये आग लगी थी। बहरहाल जो सामान है वो बाहर निकाल लिया गया है। आग पर भी काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड कर्मी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तंग गली है और संकीर्ण स्थान है, इसके बावजूद फायर ब्रिगेड का पाइप यहाँ तक पहुंचा है। अगल बगल के रूम में भी आग लगी है और सब पर काबू पा लिया गया। तस्वीरों में देखिए फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर जो सारे रॉ मटेरियल है और निर्मित सामान है वो यहाँ पर रखे गए हैं। बिहार अग्निशमन सेवा के सारे अधिकारी यहाँ पहुंचे। आग की लपट यहाँ तक नहीं पहुंची है और इसके पहले ही आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं और देखिए ये रॉ मटेरियल सब जो लगा हुआ था, रखा हुआ है, उसमें आग जरूर पहुंची थी और अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मी जो है आग पर पूरी तरीके से काबू पाने में लगे हुए हैं। पर 6-7 गाड़ी काम कर रही है और भी थोड़ा बहुत धुआं दे रही है। उसको हम लोग पूर्ण रूप से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बुझी गई है आग। किस चीज का गोडाउन है? गोडाउन जो यहाँ पर बैग बनती है उसी का सभी रॉ मटेरियल है यहाँ पर और उसी में आग लगी थी। आग बुझाने में लगभग हम लोग को 1-1.5 घंटे, मतलब 1.25 घंटे लगभग लग गया। पूरी तरीके से काबू? हाँ, पूरी काबू पाने में 1 से 1.5 घंटे लगे। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, ये तसल्ली की बात है। अब रीजन क्या है इसकी फाइंडिंग्स की जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नीट पेपर लीक मामले में 8 जुलाई को ईओयू अपना पक्ष रखेगी। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष ईओयू रखेगी। 5 मई से अब तक की जांच की जानकारी कोर्ट में दी जाएगी। पूछताछ और दस्तावेज में मिले सबूतों की भी जानकारी ईओयू को देना है। सुनवाई को लेकर ईओयू की तैयारी शुरू हो गई है। तो नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की तरफ से अपनी जानकारी रखनी है। 8 जुलाई को ईओयू अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष ईओयू रखेगी। आरा से बड़ी खबर है, जहां 0 माइल पर फिर से गोलीबारी की घटना हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने दुकान पर फायरिंग की, जिसमें दुकान में काम कर रहे एक युवक को गोली लगी है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं लगातार 2 दिन से हो रही गोलीबारी की घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घटना ये घटी है कि कल से कंटिन्यू रोज शाम से 4 के 5 के बजे के बीच में गोलियां यहाँ चलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर कल नमस्ते मार्ट में गोली मारा गया है, उसका भी शीशा टूटा है। वो एक बंदा जो उसका काम करने वाला है उसको बाल बचा है। आज फिर वही वारदात सेम टू सेम हर्ष मार्बल में चला, यहाँ जय गुरुदेव जी के दुकान में चला है। आज किसी को गोली लगी है? हाँ, पप्पू कुमार लड़का है, उसको गोली लगा। ठीक है, अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं और यहाँ से वो बंदा एक बाइक पे फायरिंग करते हुए वहाँ पर जाके काली माता मंदिर है वहाँ पे फायर किया है। उसके मारने के बाद 30 सेकंड बाद पुलिस गई है गाड़ी। हाँ, पीछे गाड़ी है, ठीक 30 सेकंड। हाँ, लेकिन कोई कार्रवाई। दहशत में लोग, पूरा बिजनेसमैन जो है ना यहाँ बहुत दहशत में है। पूरा दुकानदार कल से अपना शटर बंद करके और अपने घर में रहेगा। जान का भूख सबके पास है साहब। ठीक है, क्या घटना हुई थी कल देर शाम? क्या कल भी यहाँ गोली चला हुआ था, लेकिन कोई प्रशासन जो है इसका कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी वही गोली चला। फिर मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्जी नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी का झांसा देकर लड़कियों का यौन शोषण करने के मामले में एक्शन तेज हो गया है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। अय्यापुर थाना इलाके के बकरी में डीवीआर यूनिक मार्केटिंग कंपनी के कार्यालय में एसडीपीओ ने कई घंटे जांच की। कार्यालय में मौजूद काम कर रहे युवकों से पुलिस ने पूछताछ की। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी तेज कर दी गई है। पूरे मामले पर एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने कहा कि लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है और उसके बयान के आधार पर कार्यालय की जांच की गई है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए, लगातार इस शोषण मामले में
कार्रवाई तेज है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब पूरी घटना क्रम का एक वीडियो सामने आया था जिसमें लड़की की पिटाई करते हुए कुछ शख्स नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले पर लेकर के लगातार कार्रवाई तेज है, प्रशासन एक्शन में है और जांच तेज कर दी गई है। इसके साथ साथ जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। वादिनी द्वारा एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें इस कंपनी में बंधक की तरह रखकर और उनके साथ प्रताड़ना भी की गई है और इनके साथ फ्रॉड तरीके से इन्हें काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उस पर केस रजिस्टर करके अनुसंधान अभी जारी है और जो भी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध हम लोग साक्ष्य संकलित कर रहे हैं और जैसा भी एविडेंस आएगा, जो भी चीजें रहेंगी उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर करीब 100 लड़कियों के साथ यौन शोषण का खेल चल रहा है। इस बेहद सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ जब यहां काम करने वाली एक लड़की ने दुष्कर्म और मारपीट से जुड़ा एक केस स्थानीय थाने में दर्ज कराया। आरोपी की मोटी तनख्वाह के नाम पर लड़कियों को जबरन फंसाया जाता है। आखिर क्या है ये बेहद संगीन मामला, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। लड़कियों के साथ हैवानियत की ये तस्वीर सामने आई है मुजफ्फरपुर से, जहां फर्जी तरीके से चलाए जा रहे कॉल सेंटर में नौकरी के नाम पर करीब 100 लड़कियों को न सिर्फ बंधक बनाया गया बल्कि इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म भी किया जाता था। नेटवर्किंग के काले धंधे की आड़ में खौफनाक दास्तान उस लड़की की आवाज में सुनिए जिसे हम स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते। मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे वो मायके नहीं जाने देता था और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था। फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। जब बकरी में रेट पड़ा था उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जिद किए जाने के लिए, घर पे वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, पटना मनीष सिन्हा बुलाया और वहाँ बुला के वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिन्हा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा। बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है। DVR नाम की फर्जी मार्केटिंग की कंपनी को 5 दोस्त मिलकर चलाते हैं जो बेहद संगीन आरोपों के बाद से फरार है। पीड़ित लड़की के खौफनाक खुलासे के बाद मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में FIR दर्ज कराया गया है। पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो जरूर किया जाएगा। नौकरी के नाम पर लड़कियों से कई बार रेप किया गया, यही नहीं उनका गर्भपात तक कराया गया। 100 लड़कियों पर अत्याचार के बाद जब मामला मीडिया के सामने आया तो सभी आरोपी फरार हो गए। मौका मिलते ही लड़कियां भी चंगुल से निकलती गईं, पर सवाल कई हैं जो पुलिस प्रशासन से है। 9 जून को FIR, अब तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इतने संगीन मामले में पुलिस लापरवाह क्यों है? किसके ऑर्डर का इंतजार पुलिस कर रही है? किसकी शह पर फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छपरा से बड़ी खबर है, जहां 2 पक्षों में आपसी विवाद और विवाद के बाद दोनों पक्षों में पथराव हो गया। कई घरों में तोड़फोड़ की खबर है। इलाके में सामुदायिक तनाव है। पुलिस ने 3 लोग को गिरफ्तार भी किया है। गरखा के जानकी नगर की घटना बताई जा रही है। तो विवाद हुआ और दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। कई घरों में तोड़फोड़ की भी
खबर है पुलिस पहुंची और 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इलाके में सांप्रदायिक तनाव की भी बात सामने आ रही है। गरखा के जानकी नगर की यह घटना बताई जा रही है। पीएम मोदी 19 जून को नालंदा दौरे पर आ रहे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार के साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा और पीएम पहली बार खंडहर का भी अवलोकन करेंगे। तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को नालंदा पहुंच रहे हैं, जहां नालंदा खंडहर भी पहुंचने की संभावना है, जिसको देखते हुए यहां भी तैयारियां तेज कर दी गई है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है ये नालंदा खंडहर के पास जो है बैरिकेडिंग की जा रही है और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और नालंदा खंडहर का पहली बार जो है यहाँ अवलोकन करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है नालंदा खंडहर के सड़क के दोनों ओर छोर पर जो है बैरिकेडिंग की गई है। खास करके तैयारियां इस कदर की जा रही है कि सुरक्षा में किसी तरह का कोई सेंध ना लग सके, तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। दोनों ओर बैरिकेडिंग किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है बैरिकेडिंग की जा रही है और यहाँ पर जो है जो दुकान है आसपास में उसके बाहर जो है बैरिकेडिंग कर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है नालंदा खंडहर के मुख्य द्वार है और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भी पहुंचकर जो है नालंदा खंडहर के भग्नावशेष को जो है कि अवलोकन करेंगे। बता दें कि बख्तियार खिलजी ने जो है कि इसी नालंदा खंडहर को जो है विध्वंस कर दिया था, तबाह कर दिया था जलाकर, जिसके बाद से जो है अब जो है नए विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं और वहां पर जो पहुंचकर जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और नालंदा खंडहर का जो है पुराने खंडहर है उसका भी अवलोकन करेंगे। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में रंजीय राय मौत मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजा कुमार और जटहू कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि रंजीत उसके दुकान के पीछे बेहोशी की हालत में मिला, जिसे उन लोगों ने लूटपाट कर सड़क किनारे फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस मौत की वजह का पता कर रही है। सूचना बॉडी को किसने देखा था, तो बात आई कि एक होटल है, चाय दुकान, वहीं पर एक लड़का जाकर बोला था कि वहां 2 आदमी का शव पाया गया पड़ा हुआ है। उसी होटल से चाय दुकान के जो था उसी से लोग गए थे। उस समय बताया नहीं गया था कि इस चाय दुकान से किसने सूचना दिया गया, लेकिन पुलिस पता लगा ली कि वो सूचना देने वाला बगल में एक भुजा दुकान था, वो जटहू राम का सबसे पहला वही दिया था और पुलिस उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा कारोबारी पर शिकंजा कसा। उसके पास से 80 किलो डोडा के साथ 2 बाइक मिली, जबकि मौके से अपराधी का दूसरा साथी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बाइक से डोडा ले जाया जा रहा है। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद जो है वो आदमी बाइक पे बोरे में डोडा लेके जा रहा था। पुलिस को भागने लगा। पुलिस ने दौड़ के जब पकड़ा तो एक व्यक्ति सुलेमान मंडू गिरफ्तार हुआ है और कुल 80 केजी से ज़्यादा डोडा और 2 बाइक, जिस बाइक से वो लोग भाग रहे थे, वो बरामद हुआ है। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस सख्त है। पुलिस ने भाटडी ओपी के हीरक रोड पर कोयला लोड 3 ट्रक को जब्त किया है। जब्त ट्रक से 60 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। पुलिस गाड़ी के मालिक, ड्राइवर और खलासी पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड में मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण और उसकी खरीद बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देवघर और रांची में धर्मशाला का होटल के रूप में व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले भी नपेंगे। झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने बताया कि 20 जून को बोर्ड की 6ठी बैठक होगी। इस मुद्दे पर गंभीर मंथन होगा। देवघर और रांची में जो धर्मशालाएं हैं, जिनका स्थिति पूरी तरह जर्जर है या जो किसी के अधीन है, मतलब जो उस पर अतिक्रमण करके उन धर्मशालाओं को होटल के रूप में तब्दील कर दिया है,
वैसे धर्मशालाओं को चिन्हित करने का काम हम लोग बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव लाएंगे और उसको अतिक्रमण से मुक्ति दिलवाएंगे। पाकुड़ के सिंधीपाड़ा मोहल्ले में किराए के मकान से अवैध लॉटरी छपाई का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर लॉटरी छापने की मशीन, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, 30,000 अवैध लॉटरी सहित कई सामान जब्त किए हैं। सूचना के मुताबिक राहुल मंडल नामक व्यक्ति इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। छापेमारी के दौरान अपराधी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। सूचना मिली थी हम लोग को कि सिंधीपाड़ा जो मोहल्ला है वहाँ एक किराए के मकान में कुछ लोगों के द्वारा जो है लॉटरी की अवैध छपाई कर उसका कारोबार जो है किया जा रहा है। छापामारी में जो है हमें लगभग 3,000 पीस लॉटरी टिकट और 5 प्रिंटर जो कंप्यूटर का होता है, एक पूरा कंप्यूटर सेट, इंक की जो बोतलें होती हैं प्रिंटर के लिए, वो कुछ बरामद हुई है। पलामू में लगातार नदियों का अतिक्रमण कर माइनिंग की जा रही है। इसको लेकर किसानों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पिपरा के सुख नदिया और फुल देवाइया नदी पर माइन संचालकों ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर आक्रोशित किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नदियां उनकी सिंचाई का साधन है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पलामू में अवैध रूप से माइनिंग की जा रही है। लगातार माइंस माफियाओं के द्वारा नदियों को निशाना बनाया जा रहा है। हम बात करें पिपरा प्रखंड की, तो पिपरा प्रखंड में सुख नदिया नदी को अतिक्रमण करके माइनिंग की जा रही है, जिसको लेकर के स्थानीय ग्रामीणों में खासा नाराजगी है। दरअसल पिपरा प्रखंड में सुख नदिया नदी जो है वो आसपास गांव के कई गांव के लिए वो सिंचाई का साधन था, मगर माइंस माफियाओं द्वारा उस नदी को अतिक्रमण करके उसमें माइनिंग की जा रही है, जिसका वहां के ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। पिपरा प्रखंड के मुख्य 2 नदियां हैं, फुलदेवैया नदी और सुख नदिया नदी, और दोनों नदी को ये लोग मिट्टी और डस्ट से भर दिए हैं। देखिए कि 4 ताला मकान भर ऊंचा कर दिए हैं और नदी में ही माइनिंग कर रहे हैं। 60-70 फीट गड्ढा कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पे कितना गंभीरता से लेती है और इस जो अवैध रूप से माइनिंग की गई है उसकी जांच करा पाती है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। कोडरमा जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित मसनोडी गांव की शानदार हवेलियां इस क्षेत्र के सुनहरे अतीत की निशानियां बताती हैं। गांव में करीब 1 दर्जन हवेलियां हैं, जिनमें से लगभग सभी हवेली में 80 से 90 कमरे हैं। इनमें से कुछ हवेलियां या तो पूरी तरह खंडहर में बदल गई हैं या देखरेख के अभाव में उनकी हालत जर्जर हो गई है। बता दें कि उस वक्त लाख रुपए की कीमत बहुत ज्यादा मानी जाती थी और इन हवेलियों को बनाने के लागत मूल्य पर ही इनका नाम भी रख दिया गया था। इसलिए इनका नाम 9 लखा, 13 लखा और गंगा महल के बाद में प्रचलित हो गया। पूर्वजों के द्वारा बनाया गया और करीब हमको लगता है कि करीब 200 साल करीब हो गया होगा इसका एज। खासियत अब देखिएगा, करीब करीब इसमें 70 से 80 कमरे होंगे और कमरे की खासियत है कि सारा एसी वाला फीलिंग वाला आपको कमरा रहेगा, कि उसमें ना आपको एसी लगाने की जरूरत है, कि सारा चूना और सुर्खी से बना हुआ है और बहुत ही मजबूत है। उस समय इसकी लागत हुई थी 9 लाख रुपया से कुछ ऊंचा ही था, इसलिए 9 लाख लोग जिला में इसी के नाम से फेमस। निर्माण इसका शुरू हुआ था लगभग 52 ईसा के आसपास। कमरों का तो लगभग 14-15 कमरा है, लेकिन कमरा सब काफी बड़ा है। अब देख और उस सब में अटैच बाथरूम है। इसका इतिहास है कि हम लोग पुराना, हमारे बाबा का नाम था सीता सिंह, जो सीता भवन पुराना है जिसमें हम लोग रहते थे। परिवार जब धीरे धीरे बढ़ा तो लोग को लगा कि एक मकान बनना चाहिए। दिमाग में बाबा का घूम रहा था। इसी बीच हमारे बाबा बॉम्बे गए तो वहाँ इसी प्रकार का बना हुआ 2 मकान देखे और उसके बाद धीरे धीरे मकान बना। फिर 62 में लगभग, हमको याद नहीं है, 62 में लगभग गृह प्रवेश हुआ। लोग बताते हैं कि उस वक्त का 13 लाख का कॉस्टिंग आया था, इसीलिए इस भवन का नाम 13 लाख हो गया। अभी इसमें हम लोग लगभग करीब 85 से 90 के लगभग परिवार रहते हैं। गुमला में चैनपुर प्रखंड के कई गांव के लोग आज भी स्वच्छ पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भीषण गर्मी में चैनपुर प्रखंड में जल संकट गहरा गया है। लोग पानी भरने के लिए मीलों दूर का सफर करने को मजबूर हैं। यहां रहने वाली जनजाति पानी के साथ साथ बिजली, सड़क और अस्पताल की समस्याओं से भी जूझ रही है।
पानी पीने की बहुत समस्या है। हम लोग जो ढोढ़ा से पानी पीते हैं, पानी पूरा नहीं होता है। कितना दूर से पानी लाते हैं? ढोढ़ा से लाते हैं। कितना दूर? आधा किलोमीटर हो जाएगा। वही गढ़ा नाला से ला रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? वही पानी को पीते हैं। और मैंने कि जैसे रोड की दिक्कत भी है। पानी नखे गाँव में पहुँचा? पानी तो कहाँ पहुँचेगा। और रोड? रोड है ही नहीं। पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? वही तो गाड़ी से। धनबाद रेलवे स्टेशन स्थित कैरेज एंड वैगनार के दफ्तर और स्टोर में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। वैगन के स्टोर और दफ्तर में भीषण आग लगी और अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास दमकल कर्मियों के द्वारा जारी है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और जिसके बाद यहाँ पर आग लगी है। आग लगने की सूचना रेल कर्मी को हुई और उसके बाद दमकल को सूचना दी गई और दमकल कर्मी यहाँ आकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक इस आग में क्या नुकसान हुआ है यह तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगने की घटना से रेलवे में हड़कंप मच गई और वहीं ठीक स्टेशन के पास होने के कारण यहाँ पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। तत्काल यहाँ पर जो बिजली कनेक्शन था उसे कटवाया गया है ताकि कोई हताहत ना हो, क्योंकि जहाँ पर आग लगी है ठीक बगल में फुट ओवर ब्रिज है और यहाँ पर से कई लोग जा रहे थे और यही कारण है कि यहाँ पर लोग इस लोहे के कुछ चीज़ों को ना छुए और इसके कारण फिलहाल बिजली कनेक्शन को कटवा दिया गया है। स्टोर और इस गोदाम पर आग पर काबू पाने का प्रयास फिलहाल जारी है और क्या नुकसान हुआ है यह रेलवे अधिकारी इसकी जांच करने के बाद ही बता पाएंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।